नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित तिवारी। पॉलिटी एनसीईआरटी के इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। क्लास 8 का आज 6वां चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हाशिएकरण से निपटने की बात करी गई है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि किस तरीके से जो हाशिए पर समूह हैं वो अपनी इस समस्या से कैसे निपट सकते हैं, कैसे उनसे निजात पा सकते हैं, उसके बारे में आज इस चैप्टर में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले का जो चैप्टर था आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे जरूरी चीज है चैप्टर को समझना, उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझना। ठीक है, उसके लिए बार बार अगर आपको पढ़ना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बार बार पढ़िए और बार बार समझने का प्रयास करिए। ठीक है, वो आपके लिए बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, चलिए आज का जो चैप्टर है उसका नाम है हाशिएकरण से निपटना। किस तरीके से हम हाशिएकरण से निपटते हैं। जो भी हमारे समाज में ऐसे हाशिए पर जो भी समूह हैं, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, वो लोग कैसे इससे निपटते हैं उसके बारे में आज अच्छे से बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो बड़ा सवाल है हमारे सामने, एक बड़ा सवाल आता है, हाशिएकरण से किस तरीके से निपटा जाए। ठीक है, इनसे हम किस तरीके से निपटें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रक्रिया कोई बहुत नई है। भारत के आजाद होने से पहले से ही, संविधान के लागू होने से पहले ही ये सारे समूह जो हैं अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए संघर्ष करते आए। और जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद से भी इन्होंने अपनी ये संघर्ष की लड़ाई कभी छोड़ी नहीं है। समय समय पर महिला संगठन या समय समय पर बहुत सारे ऐसे समाज के समूह जो हाशिए का शिकार हो चुके हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, उन्होंने तरह तरह के तरीके अपना करके संघर्ष से सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने का एक प्रयास किया है। ठीक है, उसी के संबंध में समझेंगे क्या क्या उन्होंने किया है। ठीक है, उसके लिए आप भी तरह तरह की बातें समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप इसको देख सकते हैं सशस्त्र संघर्ष के रूप में भी। ठीक है, धार्मिक सांत्वना के रूप में, ठीक है, सरकार से आग्रह, और चूंकि उनका कुछ आत्मिक विकास हुआ उस आधार पर भी तरह तरह की बातें से, ये वो प्रकार है, वो तरीके हैं जिन तरीकों से ऐसे हाशिए पर गए जो समूह हैं उन्होंने अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया। वो कौन कौन से समूह। अब धार्मिक सांत्वना का मतलब है कि एक प्रकार से अपने आप को यही मान लेना कि हम भी तो ईश्वर की संतान हैं, हम भी उनके बराबर की संतान हैं। जैसे समाज में अन्य लोग हैं वैसे हम भी हैं, तो हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों। सरकार के ऊपर तरह तरह से दबाव डालना, आग्रह करना कि नहीं, संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया है, तो आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या गलत किया जो हम लोगों के साथ इतना अन्याय होता है, हमको समान अधिकार नहीं मिलता। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, वो सारे लोग एक तरफ से मांग करते हैं सरकार से। और समय समय पर सरकार ने ऐसे बहुत सारे कानून बनाए भी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाशिएकरण से निपटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर समाज जागरूक हो और राज्य संविधान का पालन करे। क्योंकि संविधान ने पहले से ही बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं उसमें कर रखी हैं, तो इससे निपटा जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, निपट सकते हैं इससे। ये 4 महत्वपूर्ण समुदाय हैं जो कि हाशिए पर हैं, जैसे आदिवासी समुदाय हुआ, दलित समुदाय हुआ, मुसलमान, औरत। ये सारे जो समुदाय, इन्होंने समय समय पर जो है बहुत सारे ऐसे संघर्ष किए, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे संगठनों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई, कहने का प्रयास किया। और ये अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते, चूंकि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है। उस मौलिक अधिकार में ये बात कही गई है कि किस तरीके से हम ऐसे समूहों का हम समर्थन कर सकते हैं। और जितने भी ये चाहे आदिवासी समूह हो, चाहे दलित समूह हो, चाहे मुसलमान, चाहे औरत, ये लोग हमेशा से यही दलील देते आए हैं, यही कहते आए हैं कि उनका जो समूह है वो लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, वो सभी लोग लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और इस आधार पर उनको भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हमेशा से बराबरी का अधिकार ही ये मांग रहे हैं, क्योंकि ये भी समाज का हिस्सा ही है, तो बराबरी का अधिकार प्राप्त करने का इनका भी पूरा पूरा हक बनता है, ये भी उसके अधिकारी हैं। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, राज्य को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भाई उनको भी आप अधिकार दीजिए। ठीक है,
ये बातें हैं। अब किस तरीके से जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिखे हुए हैं, उन मौलिक अधिकारों का किस तरीके से उपयोग करते हैं ये लोग, इसकी भी बात समझ लीजिए कि किस तरीके से सरकार के ऊपर एक तरह तरह के दबाव डालते हैं, अपने आंदोलनों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से तरह तरह का दबाव डालते हैं। और सरकार उस दबाव को कई बार उस दबाव के फलस्वरूप क्या होता है, सरकार कानून बनाती भी है। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने इस पर कोई रिस्पॉन्स कभी नहीं किया, सरकार ने बहुत बार इस पर रिस्पॉन्स किया है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझिएगा कि पहला काम ये क्या करते हैं, सरकार का ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी समस्याओं की तरफ। ये कहते हैं कि चूंकि नागरिक हम तो लोकतंत्र के नागरिक हैं, तो जैसे सबके अधिकार हैं, हमारे भी अधिकार वैसे ही होने चाहिए। और अगर हमारे अधिकार वैसे होने चाहिए तो हमको वो न्याय मिलना चाहिए समाज में जैसे सभी लोगों को मिल रहा है। तो उस आधार पर ये सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हैं, तरह तरह से आंदोलन करके। ये क्या कहते हैं, ये सरकार को कहते हैं कि हमारी तरफ आप ध्यान केंद्रित करिए और हमारे बारे में भी सोचिए। और उसके बाद क्या करते हैं, कानून को लागू करवाने का दबाव डालते हैं सरकार पर कि आप कानून को लागू करिए। बहुत सारे ऐसे कानून लागू हुए हैं, ठीक है, आगे उसकी बातचीत करेंगे हम कैसे बहुत सारे कानून लागू हैं। महिलाओं के संबंध में भी मैंने आपको इससे पहले बताया था, इससे कुछ चैप्टर पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से दहेज प्रतिषेध अधिनियम लगा था, तो वो महिलाओं के संबंध में था। तो महिलाएं भी तो हाशिए का शिकार हुई हैं, तो उन्होंने अपने संगठनों के द्वारा सरकार पर दबाव डाला और सरकार क्या हुई, सरकार मजबूर हो गई कि नहीं भाई, अब इनके लिए भी कानून बनाना जरूरी, क्योंकि हमारे पास संविधान है और संविधान ने हमें ऑलरेडी कुछ मूल अधिकार दिए हुए हैं, चाहे वो अनुच्छेद 15 हो चाहे अनुच्छेद 17 हो, ठीक है। ऐसे मूल अधिकार हमको मिले हैं और उन मूल अधिकारों का उपयोग करके हम सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं। भाई आप क्या, आप क्यों हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप क्यों योजना नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकारों का उपयोग कह सकते हैं आप कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों का उपयोग करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हैं और कानून को लागू करने का दबाव जो है वो सरकार पर बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा मामला आपका ऐसे आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरत, ये जो भी समूह है उनका अपना मामला होता है, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब थोड़ा अनुच्छेद 17 के बारे में समझ लेते हैं, अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है। अब दलित क्या होते हैं, हमारे समाज में कुछ ऐसे समुदाय हैं, कुछ ऐसे समूह हैं, जैसे कि आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आपको पता है कि ये लोग पिछले कई अगर आप अपना इतिहास देखें, भारत का इतिहास देखें, तो इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। पिछले कई सौ सालों से इनके ऊपर अन्याय हुआ है, ये दबाए गए हैं समाज में, इसलिए इनको दलित कहा जाता है। डिप्रेस्ड क्लास है ये, इनको दबाया जाता है, तरह तरह से इनका शोषण हुआ है। अब सरकार को भी पता है और संविधान सभा को भी ये बात पता थी कि हमारा समाज जो है वो बड़ा कुंठित समाज है, पिछले कई सौ सालों से वो ऐसे समुदाय का शोषण करता हुआ आया है। तो अगर संविधान सभा या संविधान के निर्माता जो थे, बनाने वाले थे, अगर वो इस कानून पर विचार नहीं करते, इस अनुच्छेद पर विचार नहीं करते, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि संविधान का ध्यान एक ऐसी कम्युनिटी की तरफ नहीं जाता जो पिछले कई सौ सालों से पीड़ित है, जो ऊंची जात के लोग निचली जातियों का जो एक प्रकार से अपमान करते आए हैं। खास करके ये ऊंची और निचली जातियों, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, परंतु आपको सिर्फ बताने के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि ये तथाकथित जो बंटवारा हुआ है, जो हायरार्की डेवलप करी गई है, ये पिछले कई सौ सालों से चली आ रही है। तो इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को शामिल किया गया। अनुच्छेद 17 को शामिल करके ये बताया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र है, और वह छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी निहायत ही बुरी और खतरनाक प्रथाओं को कतई स्वीकार नहीं कर सकता। तो हमारा संविधान इसको स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। हमारा संविधान छुआछूत को, अस्पृश्यता को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक्सेप्ट सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है, ऐसा नहीं सिर्फ स्वीकार ही नहीं करता, अगर इसका कोई उल्लंघन कर रहा हो, इस अनुच्छेद का कोई उल्लंघन करे, तो उसको सजा भी दी जाएगी, ये भी है। और सजा के कठोर प्रावधान किए जाएंगे कि
अस्पृश्यता का भारत ने उन्मूलन कर दिया है। भारतीय संविधान में लिख दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दलित, किसी इस प्रकार के इस कम्युनिटी से आए हुए व्यक्ति का अगर किसी भी प्रकार से अपमान करता है, चाहे वो शारीरिक अपमान हो, चाहे वो मानसिक अपमान हो, चाहे वो सामाजिक अपमान हो, किसी प्रकार का अपमान हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा सरकार और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। तो ये है अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये ऐसे समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है और इसका पिछले कई वर्षों से इसका उपयोग हुआ है, जो कि बहुत ही फायदेमंद उपयोग हुआ है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति, अच्छा एक और मामला है, इसको समझिएगा। दूसरा मामला यह कहता है कि इस अनुच्छेद के लागू हो जाने के बाद, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, सार्वजनिक स्थान कोई हो जाए, कुआं, तालाब, और ये भी सार्वजनिक की ही बात की जा रही है, सरकारी दफ्तर, चाहे जो भी स्थान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, कुछ भी हो, कोई जगह हो, ऐसी जगहों पर अगर दलित व्यक्ति के साथ या ऐसी कम्युनिटी के साथ कोई भी व्यक्ति कोई अपमानजनक बात कर रहा है, उनके जात को लेकर अगर उनको चिढ़ा रहा है, उनका अपमान कर रहा है, तो ये बहुत ही कठोर अपराध माना जाएगा और उनको इससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुच्छेद 17 ही ये काम कर रहा है, बहुत सारे और कानून जो है सरकार ने बनाए हैं। 1989 का एक एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये सारे कानून बनाए गए हैं और इन कानून के तहत आपको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। अगर ऐसा कोई आप किसी ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोक नहीं सकते, कुआं तालाब का पानी इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, सरकारी दफ्तर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। मतलब जो जो संभावनाएं बन रही हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन करे, उनके सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन करे, उन सारी संभावनाओं को जड़ से खत्म करने का जो है ये जिम्मा लेता है अनुच्छेद 17 और उससे संबंध में बनाए गए जितने भी अधिनियम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को किसी भी कीमत पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये भी बात समझिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 17 के अलावा अनुच्छेद 15 भी है, जो इस तरीके के मामले में नागरिकों को या ऐसे समूहों को, चाहे वो SC ST कम्युनिटी हो, इनको एक प्रकार से सहायता या एक प्रकार से राहत प्रदान करते हैं कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात धर्म की आ गई, यहां पर बात जाति की आ गई कि जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अगर हम अपना पुराना इतिहास उठा के देखें तो हमारे इतिहास में क्या हुआ है। हमारे इतिहास में ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे इतनी बुरी प्रथा, कैसे अस्पृश्यता का जन्म होता है भारत में। आप समझिए, पहले वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, पहले का जो समय था वहां पर वर्ण व्यवस्था चलती थी और ये ऋग्वैदिक काल की बात है। ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था चलती थी। ठीक है, वहां पर क्या चल रही थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था चल रही थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण बटे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बटे थे। ठीक है, अब ब्राह्मण का काम था शिक्षा से संबंधित, पूजा पाठ शिक्षा। क्षत्रिय का काम था शासन प्रशासन, या आप चाहें तो इसको युद्ध भी बोल सकते हैं। वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था किसानी करना, उत्पादन करना। ये था। जो अस्पृश्यता का मामला आता है,
जो अस्पृश्यता का संबंध आता है वो बाद में बदल जाता है। अभी जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक किसी की जाति ये फिक्स नहीं। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वाला काम करने लगे तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, क्षत्रिय वैश्य वाला काम करने लगे तो वैश्य कहलाएगा, वैश्य शूद्र का काम करने लगे शूद्र कहलाएगा। मतलब इसमें कठोरता नहीं आई थी। ठीक है, कठोरता जन्म लेती है कब? कठोरता तब जन्म लेती है जब उत्तर वैदिक काल आता है और वो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था जब जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है तब जाकर के ये कठोरता जन्म लेती है। क्योंकि आपको पता है कि जाति व्यवस्था कठोर है, वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं है। महात्मा गांधी ने भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। हालांकि इस आधार पर भी अंबेडकर साहब ने इनका बड़ा विरोध किया था। उनका मानना था कि अगर आप वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पुरानी चली आ रही व्यवस्था को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि निहायत ही खराब व्यवस्था थी। तो जाति व्यवस्था अब क्या हुआ, जो जिस जात में पैदा होगा उसी जाति का रह जाएगा पूरे उम्र पूरे जीवन भर। ठीक है, इससे दिक्कत ये आ गई कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का वर्चस्व हो गया समाज में और उन्होंने कुछ तथाकथित ऐसे नियम तय कर दिए कि जो निचली जात के लोग होंगे वो मैला ढोने का काम करेंगे, वो सबसे निचली जाति के होते हैं तो वो मंदिर में भी नहीं जा सकते, उनको वेद पढ़ने का भी कोई अधिकार नहीं होगा और वो हम लोगों का सेवा करेंगे। ठीक है, तो ये तरह तरह की दिक्कतें आई जिससे क्या हुआ, ये जो सबसे निचला वर्ग जिसको हम कहते हैं उनमें एससी कम्युनिटी आती है। ठीक है, इनका क्या हुआ, ये पढ़ाई से वंचित रह गए, पढ़ाई से वंचित रह गए। जब पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे तो नौकरी से भी वंचित रह जाएंगे और दिन प्रतिदिन इनकी स्थिति खराब होती चली गई और ये इतनी खराब होती चली गई कि जब भारत आजाद हुआ तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। अंबेडकर साहब ने कहा था कि हम अंग्रेजों से तो जीत जाएंगे, अंग्रेजों को वापस कर देंगे, लेकिन ये जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है भारत की स्वतंत्रता से। ठीक है, तो जब आजाद होता है तो संविधान सभा के लोगों को लगता है कि इतना अन्याय इनके साथ हुआ है, उस अन्याय से अगर हमको छुटकारा पाना है तो इनके लिए हमको जरूर मूल अधिकार और कुछ संवैधानिक प्रावधानों की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे समाज में इस बुराई को खत्म किया जा सके। अनुच्छेद 17 और 15 उसी में से एक है। ठीक है, जो इनके बेसिक मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए, अब जो हाशिए पर समूह है उनके कुछ सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी होते हैं और हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में दिया भी गया है। ठीक है, ये शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो अधिकार है उससे उनको क्या मिलता है, उससे उनको सांस्कृतिक न्याय मिलता है। ठीक है, समाज में उनको सांस्कृतिक न्याय मिलता है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे पारसी धर्म हो। ठीक है, उससे उनको न्याय मिलता है। और ये जो अनुच्छेद 29-30 जो मूल अधिकार है वो किस तरीके से इनको फायदा पहुंचाते हैं कि ऐसे समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही ऐसे समूहों की संस्कृति नष्ट हो जाए। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो हाशिए पर हैं जो समुदाय, उनकी संस्कृति को नष्ट होने से बचाने का भी काम करता है अनुच्छेद। ठीक है, ये मौलिक अधिकार जो होते हैं वो इनकी सांस्कृतिक जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको बचाने का भी काम करते हैं। तो ये जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है ये सांस्कृतिक न्याय पैदा करते हैं और सांस्कृतिक न्याय पैदा करने का उद्देश्य ही है कि ऐसे समूहों की संस्कृति पर जो बहुसंख्यक समुदाय है उसकी संस्कृति का कहीं असर ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति है वो इन अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति पर जो समूह हाशिए पर है उनकी संस्कृति को कहीं नष्ट ना कर दे। ये बात जो कही गई है और ये जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है उससे इनको इस तरह से फायदा पहुंचता है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुसलमान तथा अन्य समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया। बिल्कुल, जैसे चाहे वो मुसलमान समुदाय हो चाहे अन्य समुदाय हो, उन्होंने क्या किया है, चाहे वो पारसी समुदाय हो, इन्होंने क्या किया है, जो संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए उनका सहारा इन्होंने लिया है और उस सहारे की बदौलत ही उनकी स्थिति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ठीक है, अब हाशियाई तबकों के लिए विशेष तौर पर कानून भी बनते हैं। ठीक है, जिससे कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन मिलता है। हमेशा सरकार क्या करता है, सरकार क्या करती है, नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। आपको पता ही है, ऐसे जितने भी ग्रुप है उनकी रक्षा के लिए सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, विशेष कानून बनाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख
जो भी समूह हाशिए पर है, उनके लिए सरकार हमेशा क्या करती है, विशेष कानून बनाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, दलितों की बात अगर की जाए तो इस कम्युनिटी के लिए आपने देखा होगा अंबेडकर आवास योजना, आपके शहर में भी योजना अवश्य होगी, अंबेडकर आवास योजना जो मुफ्त में आवास दिया जाता है, ठीक है। सॉरी, ये अंबेडकर छात्रावास योजना है, ठीक है। इसमें कम कीमत पर बच्चों को रहने का मौका मिलता है। ऐसे कम्युनिटी से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। दूसरा, मुफ्त में आवास भी मिलता है, मुफ्त में आवास की व्यवस्था भी करती है। तो सरकार क्या कर रही है, इन लोगों को विशेष रूप से विकास करने के लिए, इनका विकास करने के लिए इनको तरह तरह के विशेष कानून बना रही है, ठीक है। अभी आप देखेंगे फ्री में सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए भी विशेष तरीके की योजनाएं सरकार चलाती है कि इनको किसी न किसी तरीके से हम डेवलप करेंगे। सरकार हमेशा कानून बनाती है अपनी नागरिक की सुरक्षा के लिए। तो हाशिए पर जो भी समूह है उनके लिए विशेष कानून बनाना सरकार का काम होता है और सरकार विशेष कानून बनाती भी है। ऐसा नहीं कि ये कानून नहीं बनाती है, कानून विशेष बनाती है बहुत तरह तरह के। उसमें चाहे आप मुफ्त आवास की बात कर लें, चाहे आप रियायती दर पर छात्रावास की बात कर लें, चाहे वो शिक्षा संबंधी सुविधाएं हों, उन सारी चीजों का काम जो है वो सरकार करती है, ठीक है। और सरकार कानून का ही इस्तेमाल करके असमानता को दूर करने का भी प्रयास करती है, ठीक है। अब ये सब क्यों किया जा रहा है, सरकार के द्वारा आखिर ये काम क्यों हो रहा है? सरकार काम इसीलिए कर रही है ना, जिससे असमानता समाज में जो फैली है असमानता, उसको दूर किया जा सके। यही तो करने के लिए सरकार ये सब कर रही है, ठीक है। तो असमानता दूर करने का भी काम करती है। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, उन एग्जांपल्स को भी आप पढ़ने का प्रयास करिएगा जो बॉक्स में दिया होता है, ठीक है। बॉक्स में जो दिया होता है खास करके दलित समुदाय के बारे में अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, उनको भी आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं उसको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, उसको समझना है। जैसे एक कविता का जिक्र किया गया है जिसमें बताया गया है कि एक कविता है महाराष्ट्र की किसी फेमस संत जो है, ठीक है, उनकी उनकी पत्नी ने कुछ लिखा हुआ है कि आखिर किस आधार पे हम हमारे साथ भेदभाव होता है, सभी लोगों के शरीर में तो एक ही जैसा खून दौड़ता है, तो आखिर हमको कम क्यों आंका जाता है, आखिर हमारे अंदर ऐसी क्या समस्या है जिससे हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते, हम वेदों को नहीं पढ़ सकते। ये सारी बातें कही गई हैं, ठीक है। असमानता को दूर करने का प्रयास करती है सरकार, ठीक है। अब इसी में असमानता को ही दूर करने का प्रयास, उसी में आरक्षण की नीति भी काम आती है। रिजर्वेशन जो आप हमेशा कहते हैं, बहुत सारे लोग हमेशा रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, ये एक विवादास्पद मुद्दा भी है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि आखिर ये जो आरक्षण की नीति है ये क्यों लगाई गई। ये आपको पता है कि मैंने बताया कि इतिहास ऐसा रहा है कि जिसमें जो ये दलित समुदाय है, जो दलित तबका है, उसका इतना शोषण हुआ है पिछले इतिहास में कि वो पढ़ाई से भी वंचित रह गए, सरकारी नौकरियों में भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। फिर उन्हीं आधार पर उन्हीं प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए सरकार क्या करती है, आरक्षण का प्रावधान करती है। अब वो राज्य और केंद्र के स्तर पर होता है। जैसे राज्य अपने कोई भी सरकार है, कोई भी राज्य सरकार है, वो अपने राज्य में क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि उसमें कौन, जैसे कोई एससी कम्युनिटी का है, कोई एसटी कम्युनिटी का है, कोई ओबीसी का है और कोई अत्यंत पिछड़ी कम्युनिटी का है, तो उसको क्या करती है, उसको आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई करके कॉलेज में एडमिशन हुआ, चाहे वो एजुकेशन का मामला हुआ, कॉलेज में एडमिशन जिसको हम बोलेंगे एजुकेशन हुआ, चाहे वो सरकारी नौकरी हुई, उसमें प्रमाण पत्र बनवा, आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए उसका प्रमाण पत्र बनवा करके आप कट ऑफ, जैसे कॉलेज में, जैसे मान लो कॉलेज में कोई एडमिशन हो रहा है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो आप देखते होंगे कट ऑफ हमेशा इन लोगों की कम जाती है, ठीक है। तो इस आधार पर आप इसका आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। केंद्र भी यही सारे काम अपने स्तर पर करती है कि रिजर्वेशन वगैरह देती है, सरकारी नौकरी में देती है, एजुकेशन में देती है, और इन आधार पर क्या करती है, ये ऐसे समुदाय को, ऐसे
ग्रुप को क्या करती है, फायदा पहुंचाने का या उनको समाज में समानता के स्तर पर लाने का पूरा प्रयास करती है। ठीक है, ये मामला आपका रहा। 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला आप समझ रहे होंगे। अब इसमें एक केस स्टडी दी हुई है। ठीक है, इसमें एक केस स्टडी दी गई है, उस केस स्टडी को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जकमालपुर गांव की एक कहानी बताई गई, उसकी कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। ये है रत्नम। ठीक है, ये दलित समुदाय से संबंधित है, रत्नम है, और इनके गांव में एक स्थानीय देवता का त्योहार मनाया जाता है जो हर 5 साल में आता है। ठीक है, हर 5 साल में आता है ये त्योहार। अब मामला क्या है, इस त्योहार में क्या होता है, इस त्योहार में शुरू से कहानी समझिए। जकमालपुर गांव नाम का एक गांव है, उस गांव में हर 5 साल पर स्थानीय देवता के लिए एक त्योहार मनाया जाता है, और उस त्योहार में क्या होता है, आसपास के जो 20 गांव है उस गांव के पुजारी आते हैं और पुजारी उस अनुष्ठान में शामिल होते हैं। अब उसमें मामला ये है कि दलित समुदाय कोई एक व्यक्ति होगा जो उन 20 पुजारियों को क्या करेगा, उनके पैर को धोएगा, और उस पैर के धोने से जो धोवन वाला पानी होता है उसी पानी से नहाएगा। ये है पूरा मामला। ठीक है, अब रत्नम के परिवार का क्या है कि उनके पिताजी, उनके दादाजी ने ये अनुष्ठान किया, ये प्रक्रिया की, और दलित समुदाय क्या करता है, इसको देखता है एक सम्मान के रूप में। चलो, हमको किसी ईश्वरीय अनुष्ठान में शामिल कर लिया गया, हमारे लिए इससे बड़ी सम्मान की बात कोई नहीं है। अब ये रत्नम 20 साल का लड़का है, बगल के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। अब उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है तो तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें इसको पता है, जागरूक है, पढ़ाई करने वाला बंदा है। ठीक है, अब क्या करता है, इसको क्या लगा जब ये अनुष्ठान करने का समय आया, जब अब क्या हुआ, इसके पिताजी ने किया, इसके दादाजी ने किया, अब इसका नंबर लग गया कि भाई वो 5 वर्ष बाद वाला जो स्थानीय देवता की पूजा है उसमें अब आपको क्या करना है, जो पुजारी आएंगे उन पुजारियों का क्या करना है, आपको पैर धोना है और उससे नहाना है। अब ये क्या करता है, इनकार कर देता है, कहता भाई मैं नहीं करूंगा, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता हूँ, ये तरह तरह के कर्मकांड जो है इसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है, और ये इनकार कर देता है। अब जब ये इनकार कर देता है तो गांव के जो बड़े बड़े ऊंची जात के लोग हैं, जो इतनी साल से चली आ रही परंपरा है, उनको लगता है ये 20 साल का लड़का पढ़ लिख कर लग रहा है बिगड़ गया है। जैसे होता नहीं है, जब कोई ऐसी बात करने लगता है तो लोग कहते हैं पढ़ लिख कर बिगड़ गया है ये। अगर कोई किसी को सही बात बता दे, किसी कुरीत पर अगर कुठाराघात कर दे, तो लोग, जो पुराने लोग हैं, वो कहेंगे अरे पढ़ लिख कर ये बिगड़ गया है। ठीक है, तो वही गांव वाले बोलते हैं इसको कि ये पढ़ लिख कर बिगड़ गया, अब इसको क्या करना है, सबक सिखाना है। अब ज्यों ही ये बोलता है कि नहीं हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो इसके परिवार वाले खुद ही डर जाते हैं, और इसके जो दलित समुदाय के अन्य लोग हैं वो भी डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम ऊंची जात के यहाँ काम करने जाते हैं, उनके खेतों में काम करते हैं, अब वहां क्या होगा, ये लोग जब, ऐसा भी हो सकता है जो ऊंची जात के लोग हैं ये अपने खेतों में इनको काम करने से मना भी कर सकते हैं, भाई इन्हीं के आधार पे इनका गुजारा चल रहा है। और दूसरी बात, डर की भी बात है कि ये सालों साल परंपरा चली आ रही। अब ऊंची जात के जो लोग हैं, जो पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो अनुष्ठान इतने सालों से चला आ रहा है, इसको ये करने से इनकार कर रहा है, तो जो स्थानीय देवता है इससे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, अभिशाप देंगे इसको। अब रत्नम कहता है कि देखो, हम लोग कभी मंदिर में गए नहीं, क्योंकि दलितों को मंदिर में जाने का कोई आदेश नहीं है, वो मंदिर जा ही नहीं सकते हैं, वो बाहर ही रहेंगे। तो ये कहता है जब हम मंदिर में गए ही नहीं है स्थानीय देवता के, तो हमको अभिशाप किस आधार पर देंगे, अभिशाप देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब मामला क्या आता है, अब गांव के जो बड़े लोग हैं, जो ऊंची जात के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब इस परिवार को क्या करते हैं, सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देते हैं। तो ये सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो जाते हैं, इनको पूरे जो भी गांव वाले, उन लोगों से कहा जाता है कि अब इस परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा, कोई रिलेशन नहीं रखेगा। ठीक है, और दलित समुदाय के जो लोग हैं वो भी डर जाते हैं। अब क्या होता है, एक रात को क्या होता है, रत्नम के परिवार पर, वो झोपड़े में वो लोग रहते हैं, तो कुछ लोग आते हैं और उनके घर में आग लगा देते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, आते हैं घर में आग लगा देते हैं। अब क्या हुआ, जब घर में आग लग गई तो किसी तरह ये अपनी जान बचाकर अपनी माता जी के साथ घर से बाहर चला जाता है। और क्या होता है, ये थाने में, स्थानीय थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसके थ्रू क्या करता है, ये स्थानीय थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराता है। अब जो ही एफआईआर दर्ज कराता है तो पत्रकार लोग भी, उस समय मीडिया भी बहुत प्रभावी हो गई, और मीडिया गांव में आती जाती रहती है,
और उसने क्या किया, रत्नम को ऊंची जात के विरोध के रूप में, मतलब एक प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया कि 20 साल का लड़का है जो अब क्रांति करने पर उतारू हुआ आया है, ठीक है, वो क्रांति अब करेगा। अब इससे क्या होता है, मामला फैल जाता है, पूरा बहुत बड़े स्तर पर फैल जाता है, और गांव में ये जो प्रथा है कई सालों से चली आ रही, इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। तो एक फायदा तो हुआ कि उसके आवाज उठाने से ये प्रथा तो समाप्त हो गई, लेकिन उसके परिवार पर बुरा असर पड़ा और परिवार को गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ा, ठीक है। अब ये केस स्टडी क्या बताती है, ये केस स्टडी बताती है कि कितने गहरे, मतलब आप सोचो कि ये जड़ कितनी गहरी है कि लोग स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि 20 साल का लड़का जो है दलित समुदाय का, उसने ये काम करने से इनकार कर दिया, तो उनको लगा कि ये कितना बड़ा गलत हो गया। और इसी आधार पर अगर आप अन्य केसेस को देखें तो 1970-80 के दशक में क्या हुआ, 70-80 के दशक में ये मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये हिंसक रूप धारण कर लेते, क्योंकि इसी टाइम पर क्या हो रहा है, एजुकेशनल रूप से भी लोग क्या हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो दलित समुदाय के लोग भी पढ़ रहे हैं। अब उनको चीजों का पता चल रहा है कि देखो हमारा शोषण हो रहा है, इतने सालों से हमारे पिताजी का, हमारे दादाजी का, उनके पिताजी का शोषण होता है, अब ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब ये बात दलित समुदाय कहता है, तो जो ऊंची जात के लोग हैं उन लोगों को ये बात बर्दाश्त होती ही नहीं, और जब उन लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है तो वो हिंसक रूप से उतारू हो जाते हैं। दलित समुदाय के जो लोग हैं उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, चाहे वो मारपीट करते हैं, शारीरिक रूप से परेशान करते हैं, उनको मानसिक रूप से परेशान करते हैं, वहां की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को परेशान करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि दलित दलितों को क्या है, नंगा घुमाते हैं पूरे गांव में, या कई बार होता है ना कि तरह तरह की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ती है। तो इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने का एक ही काम है, संवैधानिक रूप से कुछ मजबूत प्रावधान दिए जाए जो ऐसे समुदाय को, ऐसे हाशिए पर रहने वाले समूह को एक मजबूत आधार प्रदान करे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी रही जगमालपुर की, जहां पर रत्नम ने अपने आप में एक बड़ा काम किया, इन्होंने विरोध करके एक बड़ा काम कर दिया, ठीक है। अब इसके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे कि किस तरीके से रत्नम जी ने एक अच्छा काम किया, ठीक है। जस्ट 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा चलिए अब आगे हम बात करते हैं, एक अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसी के तहत तो रत्नम जी ने क्या किया, इसी के तहत स्थानीय थाने में इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई। रत्नम ने क्या किया, स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई इसी के तहत, ठीक है। अब सोचिए कि इसी एक एक्ट से दलितों को कितनी मजबूती मिल गई, कितना मजबूत पक्ष उनको मिल गया कि अब वो अपने अधिकारों के लिए सरकार के सामने कह सकते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। और संविधान अभी तक उनको सपोर्ट कर रहा था, धीरे धीरे करके कानूनों के द्वारा भी उनको सपोर्ट मिल रहा है, तरह तरह के अधिनियम, तरह तरह के कानून बन रहे हैं जिसके द्वारा वो उनको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, कानून से बहुत बार आग्रह, मतलब सरकार से बहुत बार आग्रह किया गया, ये पूरे समुदाय जो दलित समुदाय था, इन्होंने तरह तरह के संगठन किए, तरह तरह के आंदोलन किए, और इन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर इतने तरह तरह के अत्याचार होते हैं, हमारे ऊपर जो इतने प्रताड़नाएं होती है, उनकी आप सूची बनाइए और उन सूची को अलग करिए कि मतलब किस किस प्रकार के हमारे ऊपर अत्याचार, जैसे वो चाहे नैतिकता संबंधी हो, चाहे शारीरिक आधार पर आप देखें कि इतने भयावह तरीके का। आप सोचो कि एक बार कल्पना करो कि पुराने जमाने की बात, बहुत पहले की बात है, कि जब उनको वेद वगैरह पढ़ने की वेद न तो पढ़ने की इजाजत थी, ना तो सुनने की इजाजत थी। तो जो लोग सुन लेते थे उनके कान में कुछ गर्म धातु डाल देते थे, और जो लोग पढ़ देते थे उनको, उनकी जीभ को शायद गर्म चीज डाल दी जाती थी, जिससे उन, मतलब सोचो कि ये किस स्तर की बात है, कितनी गिरी हुई मानवता स्तर है कि अब इतनी गहरी गहरी बातें हो रही हैं, इसमें इतने तरह तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, और उसको एक साल नहीं, 2 साल नहीं, हजारों साल से ये झेलते आए हैं। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको सपोर्ट करने के लिए, इनको मदद करने के लिए ऐसे बहुत सारे कानूनों की जरूरत है भारत में।
और ऐसे बहुत सारे कानून सरकार ने बनाए भी हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब देखिए ये बात तो अभी तक आ गई कि इनके अपने अधिकार थे। माफ करिएगा, चाय आ गई है तो थोड़ा सा बीच बीच में व्यवधान उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऊंची जात के लोग क्या थे, वो हिंसा पर उतारू हो गए थे। क्यों उतारू हो गए थे? क्योंकि जो इतने समय से वो जो जिस प्रकार का अत्याचार करते आ रहे थे, अब उस अत्याचार पर रोकथाम लग रही थी। और जो दलित समाज के लोग थे, जो दलित व्यक्ति थे, वो आवाज उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे कि नहीं, हम इस तरीके का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये उनके ईगो पर एक बड़ा ठेस पहुंचता था ना, कि भाई इतने दिनों से जो काम हो रहा है, अगर कोई वो काम आकर के रोक देंगे तो क्या होगा, आपके ईगो पर एक बड़ा चोट पहुंचेगी, तो उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो आप हिंसा पे उतारू होंगे। इसीलिए ये जो एक्ट है, इस एक्ट के तहत बहुत कठोर प्रावधान किया गया है। इसी को हम SC/ST एक्ट को भी आप इसको बोल सकते हैं कि ये इतना खतरनाक एक्ट है कि अगर आप उनके खिलाफ कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको गैर जमानती अपराध के तहत आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपकी तकलीफ बहुत बढ़ सकती है, ठीक है। अब चलिए कानून के अपराध के स्तर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक्ट के बारे में। कानून का जो स्तर है, अपराध के स्तर के बारे में बात कर लें कि अपराध कैसे कैसे होते हैं, इनके खिलाफ किस प्रकार के अपराध होते हैं। वो एक तो शारीरिक रूप से खौफनाक होते हैं, मतलब इतने उनके शरीर को तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम होता है। दूसरा नैतिक रूप से निंदनीय काम होता है, ठीक है। अब जो शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले हैं, उसमें आप खास करके अपमान की बात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में किसी दलित व्यक्ति को कोई ऐसी चीज खाने के लिए मजबूर करना, कोई अखाद्य चीज खाने के लिए, अखाद्य खाने के लिए या पीने के लिए मजबूर करना, यह भी अपने आप में एक बड़ी गलत चीज है। आपको विश्वास नहीं होगा, कई बार तो मूत्र पीने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। सोचिए, आप स्तर देखिए कि किस स्तर की बात चल रही है, उसको समझने का प्रयास भी करिए कि इतनी प्रताड़ना अगर कोई झेल रहा है और सरकार अगर उसको सही ना करे, सरकार अगर उसको ठीक करने का प्रयास ना करे, तो अपने आप में वो लोकतांत्रिक सरकार हो ही नहीं सकती। अब ये तो रहा आपका शारीरिक रूप से खौफनाक जो कृत्य है, खास करके दलितों के खिलाफ। दूसरा नैतिक रूप से निंदनीय कृत्य भी होता है। जैसे नैतिक रूप से निंदनीय कैसे हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में उनको नंगा घुमाना गांव में। ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी दलित को उसको बेइज्जत करने के लिए उसको गांव में नंगा घुमाते हैं, गधे पर बैठ के सवारी करवाते हैं उससे, और उसके मुंह में कालिख पोत देते हैं, काले कलर का, ठीक है, और उसको गधे पर घुमाया जाता है। सोचिए, ये सारी चीजें जो हो रही है, सारी चीजें क्या है, ये नैतिक रूप से निंदनीय चीजें हैं और इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। अब ये मामला रहा। अब दूसरा तरीका हुआ कि दलितों को क्या करते थे, दलितों को उनके संसाधनों से क्या कर देते थे, वंचित कर देते। जैसे दलित अगर किसी जमीन पर रह रहा है, उसका अपना जमीन है, उस जमीन को जबरदस्ती छीन लेना, ठीक है, जबरदस्ती उस जमीन को छीन लेते थे, उस पर अपनी खेती करते थे और उसको वहां से भगा देते थे। तो ये तो अभी तक आपने शारीरिक और नैतिक आधार देखा। अभी आप संसाधनों तक जो उनकी पहुंच है, उस संसाधनों तक जो पहुंच है उससे भी रोका जा रहा है, ठीक है। संसाधनों पर जो उनकी पहुंच है उससे भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये भी समझने का प्रयास करिए आप, ठीक है। चाहे दलितों की जमीन पर कब्जा कर लेना, उस पर खेती करना। और एक दूसरा मामला है कि जो दलित महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी अपराध होते हैं, ठीक है। जो दलित महिलाएं हैं, दलित महिलाओं के खिलाफ भी अपराध, अब उस अपराध में चाहे आप ये कह सकते हैं कि उनका अपमान करना, उनके साथ मारपीट करना, शारीरिक हिंसा, या तीसरा जोर जबरदस्ती करना, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़, जोर जबरदस्ती। ये सारी चीजें उनके
महिलाओं के खिलाफ भी ये लोग करते थे, ठीक है, अक्सर ये बात सामने आती थी। तो इन सब चीजों से भी छुटकारा होना उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा मामला रहा, ठीक है। ये जो मकसद वाली बात है, मैंने मकसद वाली बात आपको बता दी ऑलरेडी। उसमें हमने कहा कि उनको अखाद्य चीज खाने पर मजबूर करना और इधर व्यक्ति को नंगा करना, ये उनका मकसद, प्रताड़ित करने का मकसद एक प्रकार से समझ सकते हैं किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जाता था, ठीक है। अब जो एक बहुत ही कलंकित करने वाली एक प्रथा है मैला ढोने की प्रथा, ये अपने आप में बहुत खतरनाक और बहुत ही मानवीय गरिमा को चोट पहुंचाने वाली, आप इसको प्रथा कह सकते हैं, मानवीय गरिमा को चोट पहुंचाने वाली। सोचिए आप, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये क्या करते हैं, ये चाहे पशु चाहे मानव, उनका मैला ढोने का काम करते हैं, हाथ से ही मैला ढोते हैं। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितना मानवीय रूप से कितना गलत काम है। ये करने का जिम्मा इसी समुदाय को होता है। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ये चल रहा है, लेकिन अभी अधिकतर स्तर पर इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन उस टाइम पर क्या हो रहा था, उस टाइम पर 1989, 1993 इसके आसपास ये बड़ी समस्याएं थी कि मैला ढोने का काम करते थे, और जो सूखे शौचालय होते थे वहां से भी मैला ढोने का काम करते थे, ठीक है, सूखे शौचालयों से भी, ठीक है। अब ये सारा काम जब कोई करेगा तो जाहिर सी बात है उसको समाज में कोई रहने नहीं देगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई काम ऐसा कर रहा है तो समाज में तो उसको कोई रहने नहीं देगा, तो इनको रहने के लिए अलग टोले मिलते थे, अलग अलग टोला रहता था रहने को। दूसरा, ये किसी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जा सकते थे, मंदिर में तो प्रवेश होना मतलब इम्पॉसिबल है, असंभव है मंदिर में प्रवेश होना। सार्वजनिक जो जलकूप नलकूप वगैरह होते थे जहां से लोग पानी वगैरह लेते हैं, वहां भी जाने का इनको किसी प्रकार से कोई अनुमति नहीं थी, क्योंकि इनको मान लिया जाता था कि ये बहुत ही गंदे हैं और इनको अछूत माना जाता था। अब भाई जो इस तरीके का काम करेगा लोग उसको अछूत मानेंगे, ठीक है, सफाई के स्तर पर। तो अब सरकार ने भी इस पर बंदी लगा दी है, ठीक है। 1993 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें ये कहा गया कि मैला ढोने की प्रथा जो है, ह्यूमन स्कैवेंजर और जो ड्राई लैट्रिन, मतलब कि जो सूखा शौचालय होता है, इसकी प्रथा को बंद करने का काम 1993 में किया गया। हालांकि उसके बाद भी 1993 में यह काम हुआ, उसके बाद भी 2005 में एक रिट दायर करी गई दलित समुदाय के द्वारा, जिसमें कहा गया कि भले ही अधिनियम बन गया है लेकिन फिर भी अभी ये प्रथा कई राज्यों में चलती है, ठीक है, कई राज्यों में प्रथा चलती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश जारी किया था, ठीक है। ये बात समझनी होगी आपको कि पूर्ण रूप से इसको बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश जारी किया था। अधिनियम बनने के बाद की भी ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे, गुजरात में भंगी और आंध्र प्रदेश में पाखी, ठीक है। जैसे ये नाम है, जैसे हम आपने भंगी का नाम तो सुना ही होगा ना, इसका नाम तो आपने सुना होगा भंगी। गुजरात में जो मैला ढोने वाले लोग होते हैं उनको भंगी कहते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में इनको क्या कहते हैं, हाँ, तमिलनाडु में सिक्कल यार कहते हैं इनको, सिक्कल यार ऐसा बोला जाता है, सिक्कल यार। तो ये सब क्या है, ये सब मैला ढोने वाले मतलब ह्यूमन स्कैवेंजर्स हैं, एक प्रकार से सफाई कर्मी आप कह सकते हैं। तो ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है कि कोई अपने हाथ से ही मैला ढो रहा है, ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है और इनको समाज से बाहर रखा जाता है। तो सरकार ने एक कानून बनाया, उस कानून के तहत इनको ये, एक तो पहला काम तो ये मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की बात उसमें करी गई, मैला ढोने की प्रथा जो है, और दूसरी जो थी सूखे शौचालय जो बनते थे उस टाइम पर, उनको भी बंद कर दिया गया। सूखे शौचालय वो होते हैं जिनमें
उनके साफ करने की व्यवस्था नहीं होती, उनको वहां से हटाना पड़ता है, मल को वहां से हटाकर ले जाना पड़ता है। तो ये है, ये व्यवस्था जो है बंद करने की बात करी गई थी। 1993 में एक अधिनियम आया था जिसको हम बोलते हैं इम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, ठीक है। फिर 2003 में क्या हुआ, 2003 में पीआईएल दाखिल करी गई। तो उस पीआईएल में कहा गया, पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका इसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें कहा गया कि अभी भी महिला ढोने की प्रथा चल रही है। फिर बाद में क्या हुआ, 2013 में 6 दिसंबर 2013 में एक नया कानून लगाया गया जिसको हम कहते हैं प्रतिषेध तथा पुनर्वास अधिनियम। उसको क्या बोलते हैं, प्रतिषेध तथा पुनर्वास अधिनियम। ये 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। इसमें कहा गया है कि अब ये सारा काम प्रतिषेध है, महिला ढोने की प्रथा उसको प्रतिषेध, और चूंकि इनको समाज में एंट्री नहीं मिलती थी तो इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था करी गई, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रतिषेध तथा पुनर्वास अधिनियम 2013, ठीक है। ये पूरा मामला रहा आपका महिला ढोने की प्रथा का, ठीक है। और एट्रोसिटी एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो 1989 का जो वो एक्ट था उसका क्या कहानी है उसको भी समझिए। उसके आधार पर क्या कहा गया कि 1989 का जो अधिनियम मैंने आपको बताया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, वो भी अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि उससे बहुत सारे फायदे थे, आदिवासियों को खास करके फायदा हुआ। जैसे एग्जांपल के रूप में उनकी जो जमीनें हैं, जमीनों को, एक मिनट, जमीन को वापस भी मांगने का काम किया गया। सीके जानू एक कार्यकर्ता है, सीके जानू, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। सीके जानू एक कार्यकर्ता है, तो एनसीईआरटी में से लिखा गया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के साथ अन्याय सिर्फ व्यक्ति करते हैं, आदिवासियों के साथ अन्याय तो प्रदेश सरकारें भी करती। प्रदेश सरकारें क्या करती, प्रदेश सरकारें औद्योगिक उद्योग के नाम पर या लकड़ी के नाम पर, इन सारी चीजों के नाम पर क्या करती हैं, जमीन हथिया लेती हैं आदिवासियों की, और फिर उनको पुनर्वास भी नहीं करती हैं। पुनर्वास का मतलब दोबारा उनको रहने का कोई जगह नहीं देती हैं, न तो उनको ठीक ढंग से मुआवजा मिलता है। तो इन सारी दिक्कतों को उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि अगर आप जमीन हथिया रहे हैं किसी आदिवासी की, तो कम से कम उसको रहने के लिए कोई जगह तो दीजिए, कम से कम उसको मुआवजा तो दीजिए। तो प्रदेश सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। 2006 में एक अधिनियम जारी किया था केंद्र सरकार ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो अधिनियम 2006 में जारी किया, उसमें ये कहा गया है कि अब जो आदिवासी लोग हैं वो उनको ही मान लिया गया है, जो उनके आसपास के जो जंगल है जहां वो रहते थे उसका असली मालिक उन्हीं को मान लिया गया। ऐसा 2006 के एक्ट में ऐसा कहा गया। हालांकि उसके पहले क्या हो रहा था, वन्य जीव संरक्षण जो अभयारण्य जो बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, नेशनल पार्क बनते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें वहां से मानव को हटा दिया जाता है। तो उसी के थ्रू क्या होता था कि जो भी आदिवासी होते थे उनको उस इलाके से हटा दिया जाता था, उनको घुसपैठिया मान लिया जाता था। तो इस तरीके से भी उनके अधिकारों का क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था। हालांकि 2006 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि अब उनकी जमीन उनसे वापस नहीं ली जाएगी, ठीक है, उनके साथ इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, ये बात इसमें कही गई थी, ठीक है। ये पूरा मामला है। और अंततः निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष में ये कहा गया है कि कोई भी अधिनियम, कोई भी सरकार, कोई भी कानून बनाए, लेकिन जब तक वो देखो, एक तो होता है कानून बनना, ठीक है, एक कानून बनता है, और असली में होता है लागू होना, कि वो किस स्तर पर लागू हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कितने भी कानून बन जाए, अगर वो लागू ना हो तो उनका किसी प्रकार से कोई अर्थ नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतनी ही बात करी गई है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। और अच्छे से एक बार एनसीईआरटी की बुक आपके हाथ में रहनी चाहिए। उसमें 2-3 बातें, जैसे कबीरदास की एक बात कही गई है, ठीक है, एक कविता लिखी गई, उन कविताओं को, उन बातों को आप जो है एक बार पढ़िएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको पॉलिटी के अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो बातें बताई हैं उसको समझिएगा, और एनसीईआरटी बुक के साथ ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू।